नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले अब तक की सुर्खियां क्या हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, फ्रांस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। यूएई में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में भारत यूएई संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में भी लिया हिस्सा। व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने साझा वक्तव्य में भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का है एक मजबूत स्तंभ। फ्रांस की मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। उपराज्यपाल ने खुद मौके पर पहुंचकर की राहत मुहिम की निगरानी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। और क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 141 रन से हराया। दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 7 विकेट। शतकवीर यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द मैच। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का सफल दौरा संपन्न करके संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी में हैं। पीएम मोदी आज यूएई के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पीएम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत यूएई दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। और इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एलिसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने को गौरव का क्षण बताया। उन्होंने भारत और फ्रांस के प्रगाढ़ संबंधों की वजह लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व के साझा मूल्यों को बताया। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर जोर दिया। एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और सशक्त करने पर बल देंगे। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। और फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर ने पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लीना नायर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। शनेल कंपनी का काम करने से पहले यूनिलीवर में 30 साल तक अलग अलग पदों पर वो काम कर चुकी हैं।
फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस पिस्केट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिस्केट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में एस्ट्रोनॉट हैं और इनके पास 39 घंटे 54 मिनट स्पेस वॉक करने का यूरोपीय रिकॉर्ड है। थॉमस पिस्केट प्रॉक्सिमा और होवीवर में काम कर चुके हैं। वहीं फ्रांस की मशहूर योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। 100 वर्षीय योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा ग्रैनी योगा या फिर मैमी योगा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये पिछले 40 साल से योग का प्रशिक्षण दे रही हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सैंडलवुड सितार भेंट किया। संगीत वाद्य यंत्र सितार की अनूठी प्रतिकृति शुद्ध चंदन से बनी हुई है। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी की कला एक उत्कृष्ट और प्राचीन शिल्प है और दक्षिणी भारत में सदियों से प्रचलन में है। सितार की प्रतिकृति में माता सरस्वती अपने हाथों में सितार यानी वीणा को पकड़े हुए हैं। मां सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, भाषण, ज्ञान और शिक्षा की देवी हैं। साथ ही साथ बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की छवि भी है। वीणा में 2 मोरों को दर्शाया गया है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बारीक नक्काशी ने मोरों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के असंख्य रूपांकनों की झलक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न को मार्बल इनले वर्क टेबल उपहार में दिया। मार्बल इनले वर्क अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके संगमरमर पर की गई सबसे आकर्षक कलाकृतियों में से एक है। आधार संगमरमर राजस्थान के मकराना शहर में पाया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इस पर उपयोग किए गए अर्ध कीमती पत्थर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य शहरों से खरीदे जाते हैं। संगमरमर पर अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई, सफाई और उकेरने का काम अत्यंत ही बारीक तरीके से बिना किसी मशीन के प्रयोग को किया जाता है। विभिन्न अर्ध कीमती पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उन आकृतियों के समान ही हों, जिसके लिए विशेष ढंग से इसकी कटाई की जाती है। फिर इन टुकड़ों को खांचे में डाल दिया जाता है और तब जाकर कहीं ये एक सुंदर और उत्कृष्ट नमूना तैयार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन पिविट को हाथ से बुना हुआ कश्मीरी सिल्क कालीन उपहार में दिया। हाथ से बुने रेशम के कालीन अपनी कोमलता और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कश्मीरी सिल्क कालीन की रंग और बनावट इसकी खास विशेषता है। हर तरफ से देखने पर इसमें अलग अलग रंगों का आभास होता है और ये एक कालीन के बजाय 2 कालीन प्रतीत होते हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस यात्रा के दौरान अभूतपूर्व ढंग से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनी सहमति का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने सुरक्षा और संप्रभुता के क्षेत्र में सहयोग का खाका तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it, but it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. विदेश सचिव ने बताया कि विज्ञान, तकनीक और अकादमिक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसको लेकर दोनों देशों ने विस्तृत रूपरेखा बनाई है। Science, technology and academic cooperation
between research institutions between the two countries, which then again breaks itself down into scientific cooperation, critical technologies, health cooperation, cyber cooperation, digital regulatory framework engagements, cooperation in digital technologies specifically. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत में भारत फ्रांस साझेदारी के लिए दोनों देशों ने रोड मैप तैयार किया है। If we were to zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047, we also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कट्टरपंथियों द्वारा इंडियन काउंसलेट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। इसके विरोध में और भारत के समर्थन में आज अमेरिका के भारतवंशियों ने उसी काउंसलेट के सामने एकता मार्च निकाला। आपको बता दें कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की समय सीमा 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी है। कमीशन ने राय देने की अंतिम तिथि अब 28 जुलाई तय कर दी है। और यमुना में आई बाढ़ के बाद से दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर ITO, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के अनेक हिस्से पानी से लबालब भरे हुए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ITO सहित विभिन्न जगहों पर यमुना का दौरा किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना, NDRF, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग सहित दिल्ली सरकार के अन्य विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और किस प्रकार से और काम में गति लानी चाहिए, तेजी लानी चाहिए, उसको लेकर तमाम इलाकों का दौरा किया। आप देख रहे हैं किस प्रकार सेना, NDRF, आम लोग मिलकर इस स्थिति से निपटने, इससे पार पाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति दिल्ली के कुछ इलाकों में बनी हुई है जहां पर जल जमाव की स्थिति हो गई है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रयास जारी हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर राजघाट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ताज़ा क्या स्थिति है। चंद्रशेखर, एक तो ताज़ा स्थिति से अवगत कराइए हमारे दर्शकों को, और दूसरे ये भी बताइए कि आज भी बारिश अगर हो जाती है तो हालात कैसे होंगे।
देखिए शैला, अभी जो स्थिति है, आप जैसे देखिए मैं राजघाट पे इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थिति अभी कैसी है। यहाँ पर अभी कम से कम 5 से 7 फुट का जो पानी है वो यहाँ पर बना हुआ है और ये पूरे कैंपस में है। इसके आगे जो किसान घाट है वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति जो है वो दिल्ली के जितने भी जमुना पार के जो इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन जो गलियाँ हैं और जो मकान क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ जो मकान बने हुए हैं वो कम से कम 5 से 7 फुट को वहाँ पर पानी फैला हुआ है और डूब क्षेत्र जो गंगा का हो तो जो यमुना का है वहाँ पर कम से कम 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर पानी जो है वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो ये तो वो स्थिति है जो कि अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि यमुना के जो जल स्तर है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। 207.58 मीटर ये जो पहुँचा है इसका स्तर, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हल्का हल्का मौसम इस वक्त बन रहा है, जो येलो अलर्ट की हम बात कर रहे थे शैला, अब इस वक्त अगर बारिश होती है तो हालांकि ये मॉडरेट है और इसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो अब कितना पानी अब बरसता है उस पर भी डिपेंड करेगा। और क्योंकि अब छोटी सी बरसात में आप जानते हैं शैला कि हाँ वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसमें आप देखते हैं कि 1 से 2 घंटा या 3 घंटा लग जाता है अमूमन, चाहे वो कॉलोनीज़ हों या फिर जो रोड्स होती हैं उनमें। तो अब ये स्थिति आप देखिए शैला की कैसी प्रकार की है कि जिसमें पानी आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पर जमा हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि ये वाटर लॉगिंग है। लेकिन अब यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लीन करना होगा और उसके बाद जाकर के ये निकासी हो पाएगी। लेकिन इस प्रकार की जो पानी है जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग है और निचले का जो इलाका है वहाँ पर आपको पंप की सहायता से या मोटर की सहायता से उपकरणों का प्रयोग करके इस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें वही भी हमारी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कम से कम 3 से 4 दिन इसको लग जाएंगे अगर इसकी वाटर मशीन से भी अगर इसके पानी की निकासी की जाए। और ये वो 0 पॉइंट का इलाका है जहाँ पर मैं इसको खड़ा हूँ दिल्ली का, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिर ल्यूटेन जोन जो है वो भी आप देखते हैं कि शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ की स्थिति जो जिस प्रकार की देखने को मिल रही है वो लोगों को कहूँगा पूरे जो जमुना पार के इलाके हैं वहाँ पर है, जिसके कारण काफ़ी सारी रोड्स हैं जो उनकी आवाजाही हैं उनको भी रोका गया है। अभी कुछ देर पहले जो राजघाट का जो इलाका है यहाँ से ITO की तरफ जाने वाला मार्ग को जो कि लक्ष्मीनगर की तरफ जाता है और गीता कॉलोनी की तरफ भी जाता है उसको खोला गया है। तो कुछ इलाकों में आप मान के चलिए पानी की स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन ये इस तरीके से हो रही है कि जो ज़मीन है वो उस पानी को उस पानी को खींच रही है, जिससे ये पानी की जो स्थिति है वो ठीक हो रही है शहरों के इलाकों में। और कल जिस प्रकार से ITO में आप देखा था आपने कि गेट को खोला गया है, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी जल भराव की स्थिति जो है और इसके लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो पानी है इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। NDRF की जो टीमें हैं तकरीबन 16 टीमें लगी हुई हैं, हर टीम में कम से कम 20 से 25 लोग हैं। तो आप कुल मिला के लगा सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त जो है राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। और इसमें क्या केवल समस्या यह है कि इसमें क्या केवल इंसानों को बल्कि जो पशु हैं उनको भी वहाँ से सुरक्षित निकालना है और उनको राहत शिविरों की तरफ भी डाला गया है। तो अब कई प्रकार की समस्याएं इसमें हैं शैला। और आप जो बारिश की आपने जो बात की थी उसमें एक बात ये भी जोड़ दें कि जिस प्रकार से एक नया अपडेट जो अभी आया है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से 16-17 तारीख को जो बारिश की बात की गई है, भारी बारिश की बात की गई है, तो ऐसे में भी आप मानिए कि ये जो पानी है ये इसका स्तर बढ़ेगा। तो अब वो देखना है कि वो दिल्ली में कितना इफेक्ट दे पाता है, दिल्ली में उसके बाद पानी का स्तर क्या रहने वाला है। तो ये काफ़ी सारी चुनौतियाँ एक साथ आएंगी और इसकी निकासी के बाद जो बीमारियों से बचाव का जो तरीका है वो कितनी तेज़ी से हो पाता है उसको भी देखना होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये फ्लड की सिचुएशन के पहले अलार्म होने के बावजूद भी असफल रहे हैं यहाँ पर, इसको देखा जाएगा। और तब जब पानी की निकासी हो जाएगी तो क्या बीमारियों से बचने के लिए, बचाव करने के लिए क्या इस प्रकार से हम उतनी तेज़ी से इसमें प्रशासन आगे आ सकता है कि नहीं आता है, वो भी देखने वाला एक बड़ा सवाल है। ये भी जानना चाहेंगे चंद्रशेखर कि जो यमुना के आसपास के इलाके हैं जहां पर छोटी बस्तियां वाले लोग रह रहे थे, क्या उनको सबको जो है वहां से हटा दिया गया है? किसी प्रकार के जान माल की तो कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि मवेशी भी होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उस प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं है।
देखिए शहरा, ज़्यादातर मवेशी जो हैं वो जो कुछ लोग जो डेयरी उद्योग में लगे हुए हैं, वो जो अपना खुद का डेयरी उद्योग चलाते हैं छोटे स्तर पर, ये वो लोग हैं जिनके कई भैंसें वहाँ पर हैं, तो उन मवेशियों को निकाला गया है। कुछ और जो लोकल जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ते हैं या फिर यहाँ पर किसी की बकरियाँ हैं, तो इनको भी वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और जो NDRF की टीम है वो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है, इलाकों में जाकर के गलियों में बोट की सहायता से जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई फंसा हुआ है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको वहाँ से वो निकालने की पूरी कोशिश करना है। तो अभी तक 20,000 से ऊपर के लोग जो हैं वहाँ पे इनको निकाला गया है, शेल्टर दिया गया है। तो अभी ये लगातार काम चल रहा है और जिस प्रकार से उनको सूचनाएं मिल रही हैं वो NDRF की टीम वहाँ तक पहुँच रही है, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इनको एक शेल्टर जो है वो देने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग वहाँ पर कम से कम अपने गुजर बसर कर सकें। और ऐसे स्थिति में ज़रूरी हो जाता है दवाइयों का मुहैया कराना भी, तो ऐसे में सरकार के स्तर पर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं ताकि किसी प्रकार की बीमारियों का खतरा लोगों पे ना मंडराए? देखिए जहाँ तक अस्पतालों की बात है तो निश्चित तौर पर ये भी कोशिश वहाँ पे है कि मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर पहुँचाई जाएँ। हालांकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ राजघाट, उससे पास में ही लगा जो अस्पताल है लोकनारायण, वहाँ पर ये इधर भी पानी आ गया था और इस प्रकार से यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें इनको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो कोशिश ये है कि जो हेल्थ ट्रीटमेंट है उनको वहाँ पर दिया जा सके और जिन लोगों को भी दिक्कत है उनको वो सुविधाएँ वहाँ पर दी जा सकें, इसके प्रयास हो रहे हैं। चलिए, आप अपनी नज़र बनाए रखिए चंद्रशेखर। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से ये जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सड़कों पर पानी की तेज धारा बहती हुई दिखाई दी। वीडियो कल की है। तो ये वीडियो आप कल की देख रहे हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में हुई ताजा घटना में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना की वीडियो की पुलिस ने पुष्टि की है। और पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ जिलों के अलग अलग हिस्सों में आज भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। बारिश के कारण राज्य की कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिसमें बक्सा, बिस्वनाथ, बुंगाई गाँव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, नलबाड़ी, तिनसुकिया, जोरहाट, माजुली, नागांव, शिवसागर, लखीमपुर, कोकराझार, नलबाड़ी शामिल हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 67,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं 2,770.84 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित है और 49,000 से अधिक मवेशी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। कल 10 नाव तैनात की गई और 65 लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। कल 78 राहत केंद्र खोले गए, जिनमें 59 राहत वितरण केंद्र और 19 राहत शिविर हैं। 24 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। NDRF, SDRF समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। इस साल अब तक असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए गए। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अलंकार योजना है, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जनपद फतेहपुर में
राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 44 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया। इन राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य व मूलभूत सुविधाओं के सभी 16 पैरामीटर स्वच्छ पेयजल सुविधा, शौचालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, साइकिल स्टैंड, पुस्तकालय कक्ष, सोलर प्लांट की स्थापना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिव्यांग शौचालय, ग्रुप एडवांसिंग यूनिट आदि से पूरा किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और पहले से अच्छा भी हो गया है, पेंटिंग भी हुई है और क्लास में मेंटेनेंस भी हुआ है और पेयजल भी हमारे यहाँ अवेलेबल है और शौचालय भी साफ़ सुथरा मिलता है। पहले तो नहीं था बट अब हो गया। यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। पहले मतलब बिल्डिंग थोड़ा ख़राब थी, लेकिन इस टाइम बिल्डिंग का नवीकरण हुआ है और यहाँ पे मतलब बारिश का पानी रोकने की सब अच्छे से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो है पहले से जो है काफ़ी व्यवस्थाएं कराई गई है, डेंटिंग पेंटिंग कराई गई है, ज़मीन में टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं, साफ़ सफाई और अच्छी रहती है, पेयजल की भी व्यवस्था बन गई है हमारे स्कूल में और यहाँ पे जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। फतेहपुर जिला के विद्यालय निरीक्षक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना राजकीय विद्यालयों के जीर्णोद्धार और सुविधाओं की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इन सभी विद्यालयों में 16 पैरामीटर में आधार पर काम करवाया जा रहा है, जो राजकीय विद्यालयों के लिए एक नया रूप होगा। राजकीय विद्यालयों के पुनरुद्धार, उनके पुनर्निर्माण और जो गैप एनालिसिस है, वहाँ पे जो कमियां हैं उनको पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। 42 राजकीय विद्यालयों को चयनित किया गया है अपने फतेहपुर जनपद से, जिनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य उदय प्रभात का कहना है कि सरकार की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार एक अच्छी योजना है, जिससे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज में फतेहपुर में प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत बड़ी ही शासन की बहुत ही अच्छी योजना है ये, और इसके अंतर्गत विद्यालय का बहुत काम हुआ। सबसे महत्वपूर्ण काम तो छतों की मरम्मत का हुआ। इसके अलावा फर्श की मरम्मत का काम हुआ, प्रधानाचार्य कक्ष में टाइलिंग का कार्य हुआ, बरामदों में टाइलिंग का कार्य हुआ और शौचालय की मरम्मत हुई, पेयजल व्यवस्था कराई गई। उत्तर प्रदेश में कई अशासकीय विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बात करें खेलों की तो भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। उसने पारी और 141 रन से मैच को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अच्छी शुरुआत की। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट इतिहास में 23वीं जीत हासिल की है। वेस्ट इंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 429 रन बनाए। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से आर अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस मैच में पदार्पण करने वाले यशस्वी जायसवाल ने 171 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से त्रिनिदाद में होगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन मास देवों के देव महादेव का है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सावन की शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज तड़के भक्तों ने मेरठ के बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन शिवरात्रि प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस बार सावन माह में ये दिन 15 जुलाई यानी आज पड़ रहा है।
कांवड़िए पैदल यात्रा कर गंगा जल लाते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन ही उसी जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। और आज सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर तड़के भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं देश भर के शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।